बूढ़ी मां पर अत्याचार। सीमा अपने पति धीरज और अपने बेटे अंशुल के साथ रहती थी। वो काफी अच्छे परिवार से थी। एक दिन धीरज अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था कि तभी धीरज का कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बेचारी सीमा अपने पति की फोटो हाथ में लिए रोते हुए खुद से बोलती है, आप तो चले गए, अब मेरा और अंशुल का ख्याल कौन रखेगा। वो खुद से बोल ही रही होती है कि उसको अचानक याद आता है कि धीरज और सीमा अंशुल को एक बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। इसलिए वो खुद के आंसुओं को पोंछती है और सीमा खुद से बोलती है, नहीं सीमा, तुझे अब नहीं रोना है, क्योंकि तुझे धीरज की तरह अंशुल को भी एक बड़ा आदमी बनाना है। इतना कहते ही सीमा अपने बेटे अंशुल के पास चली जाती है और उसको पकड़कर सो जाती है। देखते ही देखते 16 साल बीत जाते हैं। अंशुल अब 22 साल का हो गया था और वो अपने पिता की तरह एक बड़ा आदमी बन चुका था। सीमा अंशुल की शादी करवाना चाहती थी कि तभी अंशुल अपनी माँ के पास एक सुंदर सी लड़की को लाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये भारती है। मैं और भारती दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अरे वाह बेटा, मैं तो तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रही थी कि तूने मेरी बहू को मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मेरी होने वाली बहू कितनी सुंदर है। भारती सीमा के पैर छूती है। सीमा उसको अपने पैर छूने नहीं देती और गले से लगा लेती है। कुछ दिन बाद सीमा अंशुल और भारती की शादी करवा देती है। सीमा अपनी बहू भारती से बहुत ही प्यार करती थी और देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन सीमा अपनी बहू से बोलती है, बहू, मुझे चाय पिला दे। कहाँ है? सुबह के 10 बज गए, लेकिन तूने मुझे अभी तक चाय नहीं दी है। अरे माँ, आज उठने में थोड़ी देर हो गई है, मैं आपको अभी देती हूँ। सीमा को चाय देकर भारती वहां से चली जाती है। शाम को अपने कमरे में बैठकर भारती रो रही थी कि तभी वहां पर अंशुल आता है और भारती को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे मेरी जान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो इस तरह? मैं तुम्हें क्या बताऊं? आखिर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम तो अपनी माँ का ही पक्ष लोगे। अरे बेबी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो ऑलवेज तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। बताओ तुम, आखिरकार क्या दिक्कत है? अंशुल, आज मुझे उठने में देरी क्या हो गई कि तुम्हारी माँ तो चिल्लाने ही लगी। कहती है 10-10 बजे तक सोई रहती है, उठने का नाम ही नहीं लेती। कुछ तो काम कर लिया कर, कामचोर कहीं की। अंशुल बिना सोचे समझे अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगता है, माँ, तुम पागल हो चुकी हो क्या? बुढ़ापे के साथ तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। पर बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? तुमने आज जो भी भारती को बोला है, मुझे आज के बाद कुछ सुनने को नहीं मिलना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो देख लेना, तुम बहुत बुरा हो जाएगा। अंशुल अपनी माँ के ऊपर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारती ये सब देखकर हंस रही होती है। उसे हंसता हुआ देख सीमा को बहुत ही बुरा लगता है और आंखों में आंसू लिए वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाकर सीमा अपने पति की फोटो लेकर रोते हुए बोलती है, धीरज जी, हमारा बेटा कितना बदल गया है। मुझे नहीं पता था कि हमारी बहू ऐसी निकलेगी। काश आप यहाँ होते। सीमा अपने कमरे में रो ही रही होती है कि तभी भारती वहां आती है और अपनी सास से बोलती है, सुन बुढ़िया, चुपचाप अब घर का सारा काम तू किया करेगी। अगर तूने घर का काम नहीं किया, मैं तेरे बेटे को तुझसे दूर कर दूंगी, और तू ये बहुत अच्छे से जानती है। तो अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा तेरे पास रहे, तू चुपचाप सारा काम कर लिया करियो। इतना कहकर भारती वहां से चली जाती है और अब सीमा वैसा ही करती है जैसा भारती उससे करवाती थी। एक दिन सीमा की तबीयत खराब हो जाती है और वो घर का काम नहीं कर पाती। ये सब देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है
और शाम को जब अंशुल वापस आता है तब वो उससे बोलती है, अंशुल, मैं तुम्हारी माँ से बहुत परेशान हूँ। आज तो हद ही कर दी तुम्हारी माँ ने, मुझे सीढ़ियों से धक्का दे रही थी। अरे यार क्या करूं भारती, मैं भी तो परेशान हूं तुम दोनों से। एक तो ऑफिस में पूरा दिन थका रहता हूं, पर घर आकर तुम दोनों की चिक चिक बाजी सुनकर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। तुम ही बताओ उस बुढ़िया का क्या करूं। देखो अंशुल, मैं भी परेशान रहती हूँ तुम्हारी माँ की वजह से। मैं अपना काम नहीं कर पाती। एक काम करो, अपनी माँ को ऊपर पहुंचा दो। मतलब ये कि मैं माँ जी के खाने में नींद की दवाई मिला देती हूँ और हम रेल की पटरी पर माँ जी को छोड़ देंगे। ट्रेन के नीचे आकर कट के मर जाएंगी और लोगों को लगेगा बुढ़िया सठिया गई थी, और ऐसे हम पर कोई केस भी नहीं बनेगा। हाँ भारती, बोल तो तुम सही रही हो। इतना कहकर वो दोनों प्लान बना लेते हैं। भारती अपनी सास सीमा के खाने में नींद की गोलियां मिला देती है। जैसे ही वो खाना खाती है वैसे ही सीमा बेहोश हो जाती है। अंशुल और भारती अपनी मां को उठाकर कार की डिक्की में रख देते हैं और रेलवे फाटक पर फेंक देते हैं कि तभी पीछे से गांव का एक आदमी ये देख लेता है। वो तुरंत गांव वालों को बुलाकर लाता है। ये देख गांव वाले बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। उन दोनों को मारते मारते पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सीमा को जब होश आता है तब वो गांव वालों से पूछती है, मेरे बेटे बहू कहाँ है? उनको तो हम लोगों ने जेल में डलवा दिया है। पर क्यों? आखिर उन लोगों ने क्या किया है? सभी गांव वाले अब सीमा को सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बहू बेटों को रिहा करवा के घर ले आती है। अपनी मां का इतना बड़ा दिल देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंशुल अपनी मां से बोलता है, मां, आज तूने ये दिखा दिया कि आखिर एक मां ही होती है। मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया है। बहू तो घर को जोड़ती है, लेकिन मैं बहू कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने घर जोड़ा नहीं तोड़ा है। उन दोनों को रोता हुआ देख सीमा का दिल पिघल जाता है और वो उन दोनों को गले लगाकर माफ कर देती हैं और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।